आज हम आपको अफ्रीका महाद्वीप पढ़ाते हैं। ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, ये इसकी जानकारी के विषय में ज़्यादा जानकारी लोगों को नहीं है, तो इसीलिए हम आज इसकी बेसिक जानकारी देना चाहेंगे। अफ्रीका महाद्वीप की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जिनके विषय में आज हम बताना चाहेंगे। ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, यद्यपि जब कभी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की भी जानकारी आदमी को नहीं थी, तो ये महाद्वीप जब भी था और इसके विषय में पता था, लेकिन ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, इसके तटीय क्षेत्रों को छोड़कर आंतरिक जो भाग हैं उनके विषय में लोगों को ना के बराबर जानकारी थी और आज भी ना के ही बराबर है। ऐसा नहीं है कि अब पूरी जानकारी हो गई है, तो उसकी कुछ वजह है, वो मैं आज आपको बताना चाहूँगा। अफ्रीका महाद्वीप के भाग 1 में ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, इसको अंध महाद्वीप भी कहते हैं, अंधा महाद्वीप। इसका अभी तक इसका ये नाम चला आ रहा है क्योंकि इसके विषय में संपूर्ण जानकारी मानव को आज भी नहीं है। उसके कुछ कारण हैं, वो कारण बताता हूँ मैं पहले। ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, इसके लगभग बीचों बीच ये भूमध्य रेखा जाती है। और इसके दक्षिण में मकर रेखा और उत्तर में कर्क रेखा। पृथ्वी की 3 मुख्य जो रेखाएं हैं इस महाद्वीप में होकर गुजरती हैं। इन तीनों मुख्य रेखाओं का कुछ विशेष कारण, विशेष बात होती है जो इस अफ्रीका महाद्वीप में सही सिद्ध होती है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसा कि मैंने पहले पृथ्वी के वायुदाब पेटियों के विषय में बताया था कि ये पृथ्वी है, ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर बीचों बीच भूमध्य रेखा है। मैंने पहले बताया था इस भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश पाया जाता है। कौन सा जलवायु प्रदेश? भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश। यहाँ पर सूर्य पूरे वर्ष भर लंबवत चमकता है, जिसकी वजह से यहाँ का तापमान ज़्यादा होता है, और जहाँ का तापमान ज़्यादा होता है वहाँ की हवा गर्म होकर ऊपर उठती है। जब ऊपर उठती है तो वहाँ पर होता है निम्न वायु दाब। निम्न वायु दाब। अब इस अफ्रीका के संदर्भ में देखिए, अफ्रीका में बीचों बीच से लगभग ये भूमध्य रेखा गुजरती है और भूमध्य रेखा पूरे वर्ष भर सूर्य के सामने रहती है। सूर्य इस भूमध्य रेखा पर वर्ष भर लंबवत चमकता है, तो यहाँ पर ज़्यादा ताप होता है। ज़्यादा ताप होने की वजह से भूमध्य रेखा पर जहाँ कहीं जलीय भाग होते हैं, जैसे ये प्रशांत महासागर है, इधर ये हिंद महासागर है, तो जहाँ जलीय भाग होते हैं वहाँ का जो पानी है वाष्प बनकर ऊपर उठता है और ऊपर जाकर ठंडा होकर फिर वो नीचे वर्षा के रूप में बरस जाता है। तो इस क्षेत्र में संवहनीय वर्षा होती है। संवहनीय मतलब वाष्पीकरण होकर पानी ऊपर जाता है और ऊपर ठंडा होकर फिर नीचे बरस जाता है, उसे संवहनीय वर्षा कहते हैं। मैंने पहले ये भी बताया था कि वर्षा 3 प्रकार की होती है। तो नंबर 1 प्रकार की संवहनीय वर्षा इस भूमध्य रेखा पर होती है। तो ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, इस अफ्रीका महाद्वीप में
इस भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है, जैसे इसके उत्तर में भी और दक्षिण में भी समवहनीय वर्षा होती है, ज़्यादा तापमान रहता है। और ये वर्षा लगभग इसका कोई ऐसा नहीं है कि गर्मी में हो जाड़े में ना हो, ये यहाँ तो पूरे वर्ष भर जब सूर्य लंबवत चमकता है तो एक ही ऋतु होती है। तो दिन को गर्मी की ऋतु कहते हैं, रात को जाड़े की ऋतु कहते हैं। तो यहाँ पर अधिक वर्षा होती है। ऐसी स्थिति में वनस्पति, सघन वनस्पति उगती है। यहाँ पर एक कांगो नदी है, ऐसे कांगो नदी सघन वनस्पति होती है। और सघन वनस्पति की स्थिति में यहाँ पर बड़े बड़े विषैले जीव जंतु होते हैं। मानव का यहाँ पर रहना आसान बात नहीं है। इस भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश में मानव आसानी से नहीं रह सकता। जीव जंतुओं का उस पर हमला होता है। वहाँ की जलवायु इतनी कठोर है कि मानव उसे सहन नहीं कर पाता, बीमार होता है और मृत्यु तक हो जाती है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्य रेखा के आसपास के जो क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र मानव से लगभग अछूते हैं। इनके विषय में केवल समुद्र तटीय क्षेत्रों में समुद्र की वजह से तापमान न ज़्यादा गर्म होता है न ज़्यादा ठंडा होता है, तो उन क्षेत्रों में तो लोग चले जाते हैं, लेकिन आंतरिक भागों पर आदमी नहीं पहुंच पाते। यहाँ पर भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश है और ये जो भूभाग है ये मानव से अछूता है। जैसा कि मैंने इसमें बताया था कि भूमध्य रेखा पर निम्न वायुदाब होता है और वर्षा निम्न वायुदाब की स्थिति में होती है। अब इसमें मैं दूसरी बात और बताऊं, जब यहाँ भूमध्य रेखा पर निम्न वायुदाब होता है तो यहाँ की हवा गर्म होकर ऊपर को उठती है और ऊपर जाकर उस हवा के दो भाग हो जाते हैं, एक दक्षिण की तरफ और एक उत्तर की तरफ। उत्तर की तरफ का भाग यहाँ कर्क रेखा पर नीचे उतरता है और दक्षिण की तरफ का भाग यहाँ मकर रेखा पर नीचे उतरता है। इस अफ्रीका महाद्वीप में उत्तर में यहाँ पर कर्क रेखा है ये, और यहाँ पर ये मकर रेखा है। वायुदाब की पेटी के अनुसार ये मकर रेखा और कर्क रेखा पर भूमध्य रेखा से जो गर्म होकर वायु ऊपर उठती है, वो वायु ऊपर जाकर ठंडी होती है और ठंडी होकर फिर दो भागों में बढ़ जाती है, आधी उत्तर की तरफ आधी दक्षिण की तरफ। तो यहाँ से इधर को चली गई और यहाँ से इधर को चली गई। इस तरह से कर्क रेखा और मकर रेखा पर उच्च वायुदाब बन जाता है। कैसा वायुदाब? उच्च। उच्च वायुदाब बन जाता है। जब यहाँ भूमध्य रेखा पर निम्न वायुदाब होता है, यहाँ की हवा हल्की होकर ऊपर उठ जाती है, तो इस हवा यहाँ का स्थान लेने के लिए यहाँ का स्थान खाली हो गया। यहाँ की हवा जब ऊपर चली गई तो यहाँ हवा का स्थान खाली हो गया। इस स्थान को लेने के लिए उत्तर की तरफ से और दक्षिण की तरफ से हवा दक्षिण गोलार्ध में उत्तर की तरफ आती है वायु और उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण की तरफ आती है। कहने का मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा से हवाएं भूमध्य रेखा की तरफ चलती हैं और भूमध्य रेखा पर आकर फिर ये गर्म होकर हल्की होकर ऊपर उठ जाती हैं, फिर यहाँ पर नीचे उतरती हैं।
जब ये हवा यहाँ नीचे उतरती है तो इसके यहाँ भी दो भाग हो जाते हैं। इसका कुछ भाग उत्तर की तरफ चला जाता है और कुछ भाग मकर रेखा का दक्षिण की तरफ, और यहाँ 66 डिग्री अक्षांश पर फिर यहाँ पर निम्न वायुदाब बन जाता है। वो क्यों? यहाँ पर ध्रुव है, ध्रुव पर वर्ष भर ठंड पड़ती है, तो यहाँ पर तो उच्च वायुदाब है ही है, और ध्रुव की बजाय विषुवत रेखा की तरफ जैसे जैसे जाते हैं ऐसे ऐसे गर्मी बढ़ती जाती है, तो हवाएं ध्रुवों से हमेशा भूमध्य रेखा की तरफ चलती है। लेकिन यहाँ 66 डिग्री पर इस कर्क रेखा से उत्तर की तरफ जो हवा आ रही हैं और इधर ध्रुव की तरफ से नीचे को जा रही हैं, ये हवाएं यहाँ पर फिर एक दूसरे से ऐसे टकराकर ऊपर उठ जाती हैं। यहाँ से ऊपर उठ गई तो यहाँ पर फिर निम्न वायुदाब बन जाता है, और ऊपर जाकर ये हवाएं फिर दो भागों में हो जाती है, एक भाग इधर चला जाता है और एक भाग इधर चला जाता है। तो यहाँ उच्च वायुदाब होता है। यहाँ भी उच्च वायुदाब, अब इस बात को यदि ये स्पष्ट समझ में आई तो फिर ये भी स्पष्ट समझ में आ जाएगा। अब जैसा कि मैंने बताया कि ये भूमध्य रेखा है, यहाँ पर निम्न वायुदाब है, निम्न वायुदाब होने के कारण यहाँ वर्ष भर नहीं, यहाँ भूमध्य रेखा पर वर्ष भर सूर्य लंबवत चमकता है। लंबवत चमकने की वजह से यहाँ की हवा हल्की होकर हमेशा ऊपर को उठती है। जहाँ जलीय भाग है वहाँ की हवा भी ऊपर को उठती है, और जल गर्म होता है, गर्म होकर हवा के साथ में जल वाष्प भी ऊपर हो जाती है, और ऊपर जाकर वो ठंडी होकर पानी में बदलकर वर्षा के रूप में नीचे को, संवहनीय वर्षा के रूप में नीचे बरस जाती है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप का जो मध्य भाग है, लगभग मध्य भाग, यहाँ पर भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। अधिक वर्षा इस क्षेत्र में होती है। ये मानव से ये भूभाग लगभग अछूता है। अब आइए कर्क और मकर रेखा पर। जैसा कि मैंने इस चित्र में बताया कि कर्क और मकर रेखा पर उच्च वायुदाब बन जाता है, तो यहाँ भी उच्च वायुदाब बन जाता है और यहाँ भी उच्च वायुदाब बन जाता है, और जहाँ उच्च वायुदाब होता है वहाँ पर वर्षा नहीं होती। वर्षा वहाँ होती है जहाँ निम्न वायुदाब बनता है। अब जैसे इस कर्क रेखा पर ये समुद्री भाग है, समुद्र पर हवा नीचे को, ऊपर से नीचे को आ रही है। वर्षा जब होगी जब समुद्र की हवा ऊपर को जाएगी, जब ऊपर से नीचे को आती है, यहाँ के जो समुद्र पर जो पहली हवा है उस हवा का कुछ भाग ऊपर को चला जाता है, कुछ भाग नीचे को चला जाता है। जब ऊपर की हवा नीचे प्रेशर देती है, तो ये जो कर्क रेखा का भाग है, ये अफ्रीका महाद्वीप का ये बहुत बड़ा भूभाग सहारा मरुस्थल, यहाँ पर वर्षा नहीं होती। इसका कारण मैंने आपको ये बताया। यद्यपि ये कहावत है भूगोल में कि संसार के जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं वो महाद्वीपों के पश्चिमी भागों पर पाए जाते हैं। उसमें ये कहा जाता है कि क्योंकि वहाँ वर्षा नहीं होती इसलिए वो पश्चिमी भाग पर पाए जाते हैं। लेकिन वर्षा क्यों नहीं होती वो बात मैंने स्पष्ट की। वर्षा इसलिए नहीं होती क्योंकि ये कर्क रेखा और मकर रेखा पर हमेशा उच्च वायुदाब बना रहता है, और उच्च वायुदाब बने होने के कारण इन दोनों भागों पर वर्षा नहीं होती। इस कर्क रेखा पर ही ये अरब का क्षेत्र आता है, यहाँ पर भी वर्षा नहीं होती, तो यहाँ भी मरुस्थल पाया जाता है।
इसी तरह से ये जो यहाँ मकर रेखा है, इस मकर रेखा के सामने यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पड़ता है और ये मकर रेखा भी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के लगभग बीचों बीच से होकर जाती है। इस ऑस्ट्रेलिया में भी वर्षा नहीं होती, यहाँ भी मरुस्थल पाया जाता है। ये बात मैंने स्पष्ट की। जैसे यहाँ पर ये सहारा का मरुस्थल बन गया कर्क रेखा के पास, यहाँ मकर रेखा के पास यहाँ कालाहारी का बहुत बड़ा मरुस्थल है, कालाहारी। इसी तरह यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी मरुस्थल है, इसी तरह यहाँ अरबियन देशों में भी मरुस्थल है। ये भी यहाँ कर्क रेखा इसके बीचों बीच से होकर गुजरती है। अब आप ये कहेंगे कि ये कर्क रेखा या भारत में भी बीचों बीच से होकर गुजरती है, तो यहाँ पर वर्षा क्यों हो जाती है? इसके कुछ और भी कारण हैं। देखिए, ये प्रायद्वीपीय भारत जो है, इसके इधर भी समुद्र है और इधर भी समुद्र है। तो अब स्थानीय कारणों से यदि इधर से हवा इधर आ जाती है तो वर्षा की संभावना बन जाती है। ये बंगाल की खाड़ी है और इधर ये अरब की खाड़ी है, इधर से वर्षा, इधर से हवा यदि इधर को चलती है तो भी वर्षा हो जाती है, क्योंकि इसके 3 तरफ समुद्र है। प्रायद्वीपीय भारत की 3 तरफ समुद्र है, तो जिस दिशा से भी स्थानीय कारणों के वजह से हवा चलती है तो यहाँ पर वर्षा हो जाती है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी मात्रा में वर्षा नहीं होती। तो ये मैंने मुख्य कारण बताया कि कर्क और मकर रेखा पर संसार में जहाँ भी ये रेखाएं पड़ती हैं, उन रेखाओं पर मुख्य रूप से मरुस्थल पाए जाते हैं। कर्क और मकर रेखा पर वर्षा बहुत कम होती है, ना के बराबर वर्षा होती है। अब ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, बहुत बड़ा भूभाग तो यहाँ सहारा मरुस्थल ने घेर लिया, बहुत बड़ा भूभाग यहाँ कालाहारी मरुस्थल ने घेर लिया। यहाँ पर ये भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश है, जो बड़ी कठोर जलवायु होती है, मानव के रहने के या मानव के लिए बड़ी असहनीय जलवायु होती है। तो यहाँ भी आदमी मुश्किल से जाता है। ये जो मरुस्थलीय भाग है, इसमें आदमी मुश्किल से पहुँचता है, बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। इसी तरह यहाँ कालाहारी के मरुस्थल पर भी परेशानी झेलनी पड़ती है। शेष भाग जो अफ्रीका महाद्वीप का बचता है, उसमें से मुख्य भूभाग जो हैं वो पठारी हैं। पठारी मतलब कठोर शैलों वाले हैं। तो जो पठारी भूभाग हैं वो भी सूर्य के ताप से ज़्यादा तप जाते हैं। दूसरी बात, पठारी क्षेत्र में कृषि आदि की नहीं जा सकती। कृषि वगैरह जहाँ नरम शैलें होती हैं, उन्हीं शैलों में कृषि होती है, कठोर शैलों में कृषि नहीं होती। दूसरी बात, यहाँ पर जो देश हैं, उन देशों में भी ज़्यादा जनसंख्या नहीं है। मुख्य रूप से उन देशों के जो निवासी हैं समुद्र के आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं। अंदर के जो भाग हैं अफ्रीका महाद्वीप के, उनमें बहुत बहुत दूर पर मानव बस्तियां हैं, ज़्यादातर स्थान खाली पड़े रहते हैं। तो इस महाद्वीप का आज भी अच्छे ढंग से इसका अध्ययन नहीं हो पाया है। मुख्य रूप से यहाँ पर चीन देश है, वो चीन देश अब ये प्रयास कर रहा है कि यहाँ के जो देश हैं वहाँ गरीबी बहुत है, तो उन देशों पर धीरे धीरे कर्जा में लाद करके संभावना ये है कि ये जो पठारी क्षेत्र है इसमें बड़े मात्रा में खनिज पदार्थ, बड़े बड़े बहुमूल्य पदार्थ होंगे। उसकी वजह से वो चीन प्रयास कर रहा है यहाँ के देशों पर कब्जा करने का। लेकिन जो यहाँ के रहने वाले हैं, इससे पहले भी अंग्रेज़ों ने इधर यूरोप के ईसाई लोग यहाँ भी आए थे। इस अफ्रीका महाद्वीप को अपना गुलाम बना रखा था उन्होंने, और अब वो सब स्वतंत्र हो गए हैं। तो उन्होंने भी यहाँ बड़े बड़े प्रयास करके देखे, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई, क्योंकि
यहाँ पर जब आदमी जाता है, सबसे मुख्य बात तो ये है कि यहाँ की जलवायु इतनी कठोर है कि स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत ही आदमी बीमार हो जाता है और मृत्यु तक हो जाती है। यहाँ इसका अध्ययन करने के लिए भी बड़े बड़े विद्वान वैज्ञानिक लोग भी गए, जो वहाँ से वापस लौट कर नहीं आए। तो इस अफ्रीका महाद्वीप की आज भी आदमी को संपूर्ण जानकारी नहीं है। ये मैंने अफ्रीका महाद्वीप के भाग 1 में आज आपको बताना चाहा। यहाँ पर मैं एक बात और बता दूँ, इनमें वर्षा न होने का जो मैंने कारण बताया था, देखिए ये हवा जो चलती है, मैंने पहले भी बताया था कि हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है। जैसे ये पृथ्वी है और ये भूमध्य रेखा है, यहाँ पर निम्न वायुदाब होता है, और ये ध्रुव में यहाँ पर उच्च वायुदाब होता है। तो मैंने बताया था हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है। इधर से भी उत्तरी ध्रुव से दक्षिण की तरफ चलती है और दक्षिणी ध्रुव से उत्तर की तरफ चलती है। हवाओं की जो दिशा होती है इस तरह से होती है, और पृथ्वी के घूमने के कारण, जैसे कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ इस तरह से घूमती है, तो हवाओं के चलने में भी उस पृथ्वी के घूमने का प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से हवा भी अपना जो दिशा है वो थोड़ा उसकी बदल जाती है। अब उसके संदर्भ में यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जिस समय सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है, उत्तरी गोलार्ध में गर्मी की ऋतु होती है, तो ये जैसे कि जब सूर्य यहाँ बीचों बीच होता है, ना उत्तरी में हो ना दक्षिणी में हो, तब ये कर्क और मकर रेखा पर भी सूर्य समान चमकता है। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है और इस कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, तो जो स्थिति जब सूर्य भूमध्य रेखा पर होता है उस समय जो स्थिति कर्क रेखा पर होती है, वो स्थिति इतनी ऊपर चली जाती है। यहाँ 23.5 डिग्री होता है, तो यहाँ 47 डिग्री पर वो स्थिति पहुँच जाती है जो यहाँ कर्क रेखा पर होती है। तो वायुदाब की पेटी खिसकती है। जैसे मानो पहले वायुदाब की पेटी यहाँ थी, तो वो वायुदाब की पेटी उत्तर की तरफ खिसक जाएगी जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है। इसी तरह जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है, तो भी दक्षिण की जो वायुदाब की पेटी है दक्षिण की तरफ खिसक जाती है। यही कारण है कि ये अफ्रीका महाद्वीप का उत्तरी भाग और इधर यूरोप है, उत्तर की तरफ यूरोप है। तो ये भूमध्य सागर है। इस भूमध्य सागर के दोनों तरफ 30 डिग्री उत्तरी से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में जाड़े की ऋतु में वर्षा होती है। जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है, तो ये वायुदाब की पेटी नीचे की तरफ खिसक आती है और पश्चिमी पवनें यहाँ 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती हैं, जिससे इन क्षेत्रों में जाड़े की ऋतु में वर्षा हो जाती है। तो ये वायुदाब की पेटी खिसकती हैं। अब मैंने ये बात और बीच में रही कि ये भारत है, तो यहाँ पर मरुस्थल नहीं है, मरुस्थल यहाँ है, यहाँ पर नहीं है। मैंने बताया कि ये 3 तरफ से ये प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, 3 तरफ से समुद्र से घिरा है। यहाँ पर वर्षा हो जाती है, ज़्यादा तो नहीं होती लेकिन हो जाती है। तो कुछ ऐसे भी पृथ्वी पर कारक हैं, यदि पृथ्वी बिल्कुल इस तरह से गोल होकर और इसका जो धरातल है वो बिल्कुल समान होता, तो जैसा कि मैंने यहाँ पर वायुदाब की पेटी बताई थी, उसी तरह से पृथ्वी पर प्रक्रिया चलती।
लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। पृथ्वी पर कहीं समुद्र है, कहीं पर्वत है, कहीं मैदान है, कहीं पठार है, एक जैसा भूभाग नहीं है। तो ये एक जैसे भूभाग ना होने के कारण भी जलवायु पर प्रभाव पड़ते हैं। यदि पूरी पृथ्वी एक जैसे भूभाग की होती तो उस पर, जैसे मैंने यहाँ पर वायुदाब की पेटी बताई, ठीक उन्हीं के अनुसार पूरी पृथ्वी पर क्रियाकलाप होते। लेकिन कुछ स्थानीय कारक ऐसे बन जाते हैं, जैसे कि भारत के उत्तर में यहाँ हिमालय पर्वत है। यहाँ अरब की खाड़ी से उठने वाला मानसून या हिमालय पर्वत से टकराकर आगे नहीं जा पाता और यहीं से वापस होकर भारत में वर्षा कर देता है। यदि ये पर्वत नहीं होता तो ये अरब की खाड़ी से, वो बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून सीधा उत्तर की तरफ चीन और रूस तक चला जाता और भारत में वर्षा नहीं हो पाती। तो कुछ ऐसे स्थानीय कारक भी होते हैं जिनकी वजह से जलवायु प्रभावित हो जाती है। यदि स्थानीय कारक इस तरह के ना होते और पृथ्वी एक समान रूप की होती तो जैसा मैंने पृथ्वी का चित्र बनाकर वायुदाब की पेटी बताई है उसी के अनुसार जलवायु होती, अलग तरह की जलवायु ना होती। अब जैसे उसी के संदर्भ में यहाँ पर देखिए, यहाँ अफ्रीका महाद्वीप का जो भूभाग है बहुत चौड़ा है, यहाँ पर कम चौड़ा है। तो इधर से भी मानो कोई जलीय समीर इस अफ्रीका की तरफ चले तो चलते चलते बहुत बड़ा एरिया उसे पार करना है, यहाँ तक वर्षा नहीं कर पाएगी। जो तटीय क्षेत्र है वहीं पर वर्षा कर सकती है। तो जो स्थलीय रूप है वो भी जलवायु को प्रभावित करता है। अन्यथा अब जैसे कि ये मेडागास्कर है, ये मकर रेखा पर पड़ता है, लेकिन इसके चारों तरफ समुद्र है और चारों तरफ समुद्र होने के कारण कभी इधर से चल जाए हवा, कभी इधर से चले, कभी इधर से, कभी इधर से, तो यहाँ पर वर्षा हो जाती है। जबकि यहाँ इसी के सामने कालाहारी का मरुस्थल है, वहाँ पर वर्षा नहीं होती। धन्यवाद।